हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी। चलो ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ जीएस का सेट नंबर 2 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 50 एमसीक्यू रहेगा और इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, खुद से पहले प्रैक्टिस कीजिए कि 50 आप कितने स्कोर करते हैं और कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, और जो फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो यूपी हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद आता है बिहार। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये तो हो गया जनसंख्या की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हो? राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र और उसके बाद आता है यूपी। याद रखिएगा। अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, कुक्का जनजाति के लोग रहते हैं। कुक्का जनजाति के लोग जो है रहते हैं, तो आपको बताना है कि किस राज्य में रहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये मणिपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मणिपुर में रहते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कहता है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, टिहरी बांध। याद रखिएगा, टिहरी बांध। और टिहरी बांध जो है कौन सी नदी पे? आपको पता होना चाहिए। टिहरी बांध जो है ये कौन सी नदी पे? तो ये भागीरथी नदी पे। याद रखिएगा, भागीरथी नदी पे टिहरी बांध। ठीक है, अगर हम हीराकुंड की अगर बात करते हैं, हीराकुंड ये महानदी पर है। महानदी यानी उड़ीसा में। याद रखिए, भाखड़ा की अगर हम बात करते हैं तो ये सतलज नदी पे है। और सरदार सरोवर बांध की अगर बात करते हैं तो ये नर्मदा नदी पे। किस पे? ये नर्मदा नदी पे। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा सब फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है, हिमालय पार की नदियाँ कौन सा है? हिमालय पार की नदियाँ कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा और ये सतलज होगा। ये तीनों नदियाँ जो हिमालय पार की नदियाँ यानी भारत के बाहर से नदियाँ निकलती है, यानी मानसरोवर के आसपास से तीनों नदी निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा आपसे पूछा जा रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर दक्षिणी सीमा मुख्य भूमि यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये कितना डिग्री है? ये 8 डिग्री 4 मिनट अब से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका छांस में। अगर देशांतर में पूछा जाए, देशांतर में पूछा तो देशांतर कितना होता है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होता है। याद रखिएगा। ठीक, ये हो गया आपका देशांतर विस्तार, ये हो गया आपका छांसीय विस्तार। याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 5 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है कि बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ जो किस हिमालय में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये कुमाऊं हिमालय में। याद रखिए, कुमाऊं हिमालय में है। ठीक है, और कुमाऊं हिमालय जो है किस नदी के आसपास में आते हैं? तो याद रखिए, सतलज और काली नदी। एक होता है पंजाब हिमालय, इसमें कौन सी नदी आती है? तो इसमें आता है सिंधु और सतलज आता है। एक होता है नेपाल हिमालय, इसमें काली और तीस्ता नदी आती है। और एक होता है असम हिमालय, जो इसमें तीस्ता और देहांत नदी आते हैं। तो ये सब फैक्ट याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है कि गोवा राज्य की राजधानी कहाँ? पणजी है। तो पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रहे, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मांडवी नदी इसका राइट आंसर हो, यानी मांडवी नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। याद है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितना? भारत की जनसंख्या कितना विश्व की जनसंख्या का? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 17.5% क्या है भारत की
जनसंख्या, याद रखिए। और अभी भारत की जनसंख्या जो है दुनिया में नंबर 1 पर आ गया है, उसके बाद यानी चीन को पीछे करके नंबर 1 पर आ गया, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार के, यानी हिमालय पर्वत जो किस तरह के ज्वालामुखी पर्वत है, वलित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है या अवशिष्ट पर्वत है। तो बताइए 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये वलित पर्वत है, तो राइट आंसर अब यहाँ आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जिलेपला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ, ये सिक्किम में है। कहाँ ये, तो सिक्किम में है। और सिक्किम में एक और दर्रा का नाम है नाथुला दर्रा, याद रखिएगा। नाथुला दर्रा जो ये भी दर्रा का, ये भी आपका सिक्किम में, तो दोनों याद रखिए। बाकी बाराला, पाचा, सिपकिलीला, ये तीनों दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 पता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, देखिए यहाँ पर निर्वाचित, ध्यान रखिएगा निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। अगर भाग पूछा जाएगा तो भाग भी एक ही रहेगा, याद रखिएगा भाग भी एक ही होगा, अनुसूची भी एक ही होती है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं इसका तो किस से कितने अनुच्छेद के तक आता है, तो 1 से लेकर 4 तक, यानी भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। इसमें सिर्फ केवल क्या होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें कौन होता है, लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा का सदस्य इसमें नहीं होता है। एक होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होता है, 22 होता है, जिसमें से 15 होता है लोकसभा का और 7 होता है राज्यसभा का, याद रखिए। लेकिन प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही इसमें होते हैं, याद रखिएगा। टोटल कितने सदस्य होते हैं, 30। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति विषयक की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसको लिया गया है कनाडा के संविधान से, याद रखिए कनाडा के संविधान से लिया गया, तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 29, याद रखिए अनुच्छेद 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया। तो आपको बताना किस अनुच्छेद के तहत। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अनुच्छेद 71, राइट आंसर आपका डी हो, यानी 17 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आप प्यारा सा क्वेश्चन बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक ऑप्शन नीचे चला गया है। ठीक है, चलिए यहीं पर आंसर आपको मिल जाएगा इतने में ही। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आप 6 मत कर दीजिएगा। कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति को अधिकार को हटाकर जो अनुच्छेद 31 में आता है इसको हटाकर 300 के क में इसको रख दिया गया है, याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन अब पूछेगा कि अब जो है मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। किसको हटाया गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। 44वां संविधान संशोधन कब, तो 1978 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 14 से 18। याद रखिए 14 से 18 अनुच्छेद में समानता का अधिकार। टोटल कितने अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक का अधिकार, उसके बाद संवैधानिक का अधिकार। तो ये सब फैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब का अनुच्छेद भी याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है निम्नलिखित में किसे इटली का डेट्रायट कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे इटली का डेट्रायट कहा जाता है, तो बताइए 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ट्यूरिन को कहा, याद है ट्यूरिन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 कहता है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका लोधी वंश हो जाए, यानी बी आपका राइट आंसर हो, यानी 21 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को क्या किया था, हराया था। ठीक है, उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था। आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं था ये बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चंदेरी का शासक मेदिनी राय जो है ये शामिल नहीं था, बाकी सभी शामिल थे आमंत्रित करने के लिए। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। अगर आपका मंथ भी याद नहीं है, लेकिन ऑप्शन एक ही दे रखा 1526, यानी 21 अप्रैल 1526 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। किनके किनके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 कहता है कि महमूद गजनी के समय आक्रमणों महमूद गजनी के सभी आक्रमणों में, यानी जो 1000 से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो याद रहे यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण जो कब किया गया था, 1025 ईस्वी के आसपास, याद रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आगरा नगर की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। याद रखिए सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि तराइन की पहली राय जो हुआ था 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मोहम्मद गोरी और पृथ्वी चौहान के बीच हुआ था। इसमें कौन विजय हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद हुआ था द्वितीय तराइन युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, याद रखिएगा, और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उदारवादी चरण कहा था। क्या कहा था, उदारवादी चरण कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से यानी कहा जाता है, यानी किनको जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाए, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है अ नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाए, यानी कांस्य युग का। याद रखिए 30 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 31, कहता है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्मों में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो याद रखिए टोटल कितने थे? तो 24 थे। याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रथम तीर्थक कौन थे और 24वें तीर्थक कौन थे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। या पावापुरी कहाँ है? ये राजगीर में। याद रखिएगा राजगीर में। और कब हुआ था? तो 468 ईस्वी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। और कुंडलग्राम कहाँ? तो वैशाली में। भी याद रखिएगा। ठीक है, इन महावीर के समय में भाषा कौन सा था? तो प्राकृतिक भाषा था। अगर बौद्ध किसकी बात करें तो बौद्ध में क्या था? तो पाली भाषा था। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो बताइए 33 का राइट आंसर क्या होगा? 33 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, यानी मौर्य वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रोजर फेडरर कहाँ के? तो स्विट्जरलैंड, यानी 34 का राइट आंसर आपका सी यानी स्विट्जरलैंड के निवासी। याद रखिएगा। और रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। याद रखिएगा, लॉन टेनिस से ये संबंधित है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये महाराष्ट्र के। कहाँ की है? ये महाराष्ट्र के। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देखिए अभिनव बिंद्रा लिखा हुआ है निशानेबाजी, तो ये सही है। माइकल फेप्स एक तैराकी, तो भी सही है। मारिया सरोपोवा बैडमिंटन बल्कि अभी लॉन टेनिस खेलती हैं, तो यहाँ पर ये आपका गलत दे रखा है, सी आपका राइट आंसर। पूछ ही रहा है कि सुमेलित कौन है। बाकी मोहम्मद आसिफ क्रिकेट से संबंधित है। तो नंबर यहाँ पे 37 कहता है नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी ये सर्बिया के हैं। किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। 2023 में जो 4 ग्रैंड स्लैम जो हुआ है, जिसमें चारों का नाम क्या? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, एक होता है लंदन ओपन, और उसके बाद यूएस ओपन। तो यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, तीनों खिताब अपने नाम नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया है। बाकी विलम्बडन जो है इसको किसने किया था? कार्लोस अल्कराज ने, जो कहाँ के? स्पेन के। तो याद रखिएगा 2023 में तीनों ही अपने नाम रखी है। कौन? नोवाक जोकोविच। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्कंद गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए स्कंद गुप्त जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शहनाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है किस राज्य में हुआ है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है किस राज्य में हुआ है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 40। कहता द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं तो कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, निम्काचार्य इसका राइट आंसर हो। याद है निम्काचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो बताइए इसका राइट आंसर को। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर। कमेंट सेक्शन से बताइए कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह वास्तव में है क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, तमिलनाडु का। याद है तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर
43 कहता है कि सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है। सागा दावा जो है किस धर्म का प्रमुख पर्व है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, ये बौद्ध धर्म का, याद रखिएगा बौद्ध धर्म का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 कहता है भारत का पहला 100 यानी 100% डाइमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आईआईटी कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए आईआईटी कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है कि ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान था। आपको बताने के भारत का स्थान कौन सा था। तो बताइए 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, यानी 107। अगर ये आपसे 2021 में कौन सा स्थान पे था, तो ये 101 पे था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 कहता है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी के अध्यक्ष कौन है। सीबीसी के अध्यक्ष कौन है। तो बताइए 46 का राइट आंसर को। तो 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। याद रखिए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगर हम रेखा शर्मा की बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के क्या अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं वर्धन कुमार सिन्हा को, ये मुख्य सूचना आयुक्त, याद रखिए मुख्य सूचना आयुक्त है। उसके बाद यहाँ पे एनकेसी कौन है। तो एनकेसी आपको पता है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है वर्तमान में ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अरुण कुमार सिंह। याद रखिए अरुण कुमार सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोज सोनी कौन है। तो ये यूपीएससी के अध्यक्ष, याद रखिएगा। हंसराज गंगाराम अहिर जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष है, भी याद रखिएगा। और साजी केवी जो है, साजी केवी जो है ये नाबार्ड के अध्यक्ष, याद रखिए नाबार्ड के अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 किस देश में होगा। आपसे पूछा जा रहा है किस देश में होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए ऑस्ट्रेलिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में होगा 2026 में राष्ट्रमंडल खेल, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 कहता है कि हर घर ध्यान अभियान, हर घर ध्यान अभियान किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको संस्कृत मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, तो राइट आंसर ये आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि यूएस ओपन 2023 किसने जीता है। ये पुरुष में समझिए, पुरुष एकल में, ठीक है, पुरुष एकल की बात किया जा रहा है। पुरुष एकल में यूएस ओपन 2023 किसने जीता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जानी नोवाक जोकोविच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ के हैं। तो ये सर्बिया के, भी याद रखिएगा ये सर्बिया के हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 50 एमसीक्यू डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 2 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आप 50 में कितने स्कोर किए। ठीक है दोस्त, इसी तरह वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।